अगर कम टाइम में और कम बजट में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का टूर प्लान करना चाहते हैं तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा ऋषिकेश या हरिद्वार। जैसे मैं दिल्ली से निकला था, मैंने लोकल रोडवेज पकड़ी जिसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे 400 रुपीज़ और मैं पहुँचा हरिद्वार। हरिद्वार से मैंने लोकल बस पकड़ी जिसने रात मुझे 10:30 बजे सीतापुर उतार दिया था। सीतापुर से मैं 700 से 800 मीटर का डिस्टेंस पैदल कवर करके पहुंचा रजिस्ट्रेशन सेंटर जो कि सोनप्रयाग में है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं पहुंचा शटल स्टैंड जो कि ऑपरेशनल नहीं थी क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए सेवाएं कुछ टाइम के लिए बंद कर रखी है। जाने वाले यात्रियों की आसपास बहुत भीड़ लग चुकी है, पूरा पुल भर चुका है। सब अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्दी ही शटल सेवाएं स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ यात्री पैदल ही ऊपर से आ रहे हैं, शायद उन्हें कुछ कन्वेंस नहीं मिला ऊपर से आने का। फाइनली कैब मिल गई है जो हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का डिस्टेंस है अराउंड 6 किलोमीटर और इन टैक्सी का फेयर है 50 रुपये। एक साथ निकलने के कारण यहाँ पर टैक्सियों को थोड़ा जाम लग गया, तो बेहतर यही रहेगा मैं उतर के पैदल ही चला जाता हूँ। मानसून भी एक कारण हो सकता है जाम का। तो आखिरी 1 किलोमीटर गौरीकुंड के लिए मैं पैदल ही कवर कर रहा हूँ। सुबह मैं सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए लगभग 1 किलोमीटर चल लिया और अब 1 किलोमीटर और चल रहा हूँ। पैदल के अलावा आप अपनी यात्रा घोड़े, पिट्ठू और पालकी से भी कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो पैदल ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। ये है गौरीकुंड। इस तप्त कुंड में स्नान कर श्रद्धालु अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। गौरीकुंड से 200 मीटर आगे घोड़ा स्टैंड है जहाँ से आप अपने लिए घोड़ा बुक कर सकते हैं जिसका किराया 3500 रुपये है। इसके अलावा 2 अन्य माध्यम हैं। पालकी जिसका किराया 8 से 10,000 या 11,000 भी है। यहाँ पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की हुई है। पालकी के अलावा पिट्ठू भी एक माध्यम है जिसका किराया आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है। इस गेट से ही हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। पीछे गए गेट पे मेंशन है कि ये यात्रा 16 किलोमीटर लंबी है। बट अगर मैं सीतापुर से सोनप्रयाग का डिस्टेंस और लास्ट 1 किलोमीटर जो मैंने गौरीकुंड तक आने का किया था उसे ऐड कर लूँ तो ये यात्रा 19 से 20 किलोमीटर की हो जाती है। अगर मैं केदारनाथ ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। ईजी तो नहीं है। अगर यात्रा को 4 बड़े पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला पड़ाव आता है जंगल छठी, भीमबली, छोटी लिचोनी, बड़ी लिचोनी एंड देन आता बेस कैंप। बेस कैंप आपका धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। जंगल छठी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर बाद पड़ता है, मतलब जहां पर आपकी यात्रा 30 से 35% कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बड़ा पड़ाव आता है भीमबली। भीमबली से डाइवर्जन हो जाता है जिसके अंदर घोड़े अपने अलग रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और पैदल यात्री अलग। फिर अगले 1.5 किलोमीटर तक दोनों मिलते नहीं हैं। केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई में कितना वक्त लगता है? अगर हम बात करें एक लोकल पर्सन जो कि प्रोफेशनल हो इसे 6 साढ़े 6 घंटे में कवर कर लेता है और एक अनप्रोफेशनल लेकिन फिट हो वो इसे आराम से 8.5 घंटे में कवर कर लेता है। और अगर आप फिज़िकली फ़िट ना हो, थोड़े वृद्ध हो, तो इसे ईज़िली आप 10-11 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी फुहार आ रही है इसकी। आप किसी भी मौसम में आए तो एक रेन कोट ज़रूर कैरी करें क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है
पहाड़ों में तो मौसम जब मर्जी बदल जाता है। आप बादल देख सकते हो आसपास। स्पेशली मानसून में तो एक अम्ब्रेला और रेनकोट ज़रूर कैरी करें। वैसे ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ सब मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो रेनकोट से लेकर वाटर बॉटल तक सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए टाइम और पैसा दोनों ही लगता है। मानसून में ये नदियाँ झरने अपने पीक पे आ जाते हैं, इनका बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। यहाँ से पैदल यात्री और घोड़ों का डाइवर्जन हो गया। घोड़ों के लिए अलग से रूट निकाल दिया। कम से कम 1 किलोमीटर तक आपको यहाँ घोड़े नहीं मिलेंगे। थोड़ा इजी हो जाता है चलना। और यहाँ से चढ़ाई और स्टीप होती जा रही है और कठिन भी। चिकित्सा की सुविधा और रुकने की सुविधा आपको पीछे गए जंगल छट्टी और भीमबली पे इजीली मिल जाते हैं। और छोटी लिचोनी पर आपको घोड़ों की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद आपको कोई घोड़ों की सुविधा नहीं मिलती। बारिश आने वाली है, अब मिलते हैं सीधा धाम पर। मैं 8 साढ़े 8 यहाँ पहुँच गया था। फिर भी आप कोशिश करें कि अपनी यात्रा अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे के अराउंड स्टार्ट कर दें, ताकि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पहुँच जाए। रूम थोड़े से एक्सपेंसिव साइड हो सकते हैं। हमने जो रूम लिया था वो हमें 7,500-8 हज़ार का पड़ा था। हम टोटल 8 जन थे, तो थोड़ा सा चीप पड़ गया पर पर्सन। बाकी टेंट आपको 500 से 1500 तक के मिल जाएंगे। और GMVM की साइड से भी आप कैंप बुक कर सकते हैं, वो थोड़े से अच्छे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं कैंप। अब मिलते हैं सीधा दर्शन करने के बाद। दर्शन करने के बाद बैक टू द रूम। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर हम निकले भैरव मंदिर के लिए, जो कि 300 मीटर की ऊंचाई पे था। वहाँ देखो कैसे लोग जा रहे हैं ऊपर। इधर भंडारा चल रहा है, चलो वापस आके खाएंगे। धीरे धीरे जब भैरव मंदिर की तरफ बढ़ते हो ना, जब आपको रियलाइज होता है कि हाउ बिग दिस केदारनाथ वैली इज अमेजिंग। इतने रूट तो यहाँ बंद कर रखे हैं, सामने देख सकते हो 2-4 रूट आपको अलग से नज़र आ रहे होंगे, जो पीछे जा रहे हैं वहाँ देखो। और यहाँ से देखने पे ऐसा लग रहा है नीचे पूरा शहर बसा है। और मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ कुछ टाइम बिताइए और यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली और ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स के व्यू का मजा लीजिए। जैसा मैं कह रहा था कि भैरव मंदिर के बगल में ये ओपन ग्राउंड है, एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर्स है। और ये डोगेश भाई हमारे पास आ गया, क्यूट सा। अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में गाना बजा रहे हैं।
ऐसा यकीन नहीं हो रहा इतनी ऊंचाई पे आने के बाद ऐसा ग्राउंड मिलेगा। कुछ लोग मैगी बना रहे हैं। पीछे ना एक अकेला घोड़ा सफ़ेद रंग का सामने दौड़ता हुआ आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई माइथोलॉजी से कैरेक्टर बाहर आ गया हो। डोगेश भाई जा रहे हैं, देखो। और यहाँ से नज़ारा देखो केदारनाथ वैली का, कितना ब्यूटीफुल है। पीछे एक माउंटेन था, सुबह नज़र आ रहा था, अभी तो बादल छाए हुए हैं, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। कुछ लोग देखो कहाँ बैठे हैं, ऊपर टॉप पर। इतना रिस्क नहीं लेना। ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। अभी यहाँ काम चल रहा है, मे बी फ्यूचर में यहाँ केदारनाथ कॉरिडोर बने और भी डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आएँ, तो शायद हमें 2 दिन भी कम पड़े पूरे केदारनाथ वैली घूमने में। जाने से पहले एक आखिरी बार दर्शन कर लेते हैं। करीब आधा दिन बिताने के बाद अब नीचे उतरने का वक्त आ गया है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगती। कॉस्मेटिक, केमिस्ट और परचून की दुकान तो यहाँ पर है। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि आपको किसी चीज़ के लिए ऐसा लगे कि कुछ कमी है। बस वाटर बॉटल बड़ी महंगी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वाटर बॉटल ली थी, 80 रुपीज़ की मुझे मिली थी। हवाई यात्रा बंद हो रखी है। ये हेलीकॉप्टर कुछ टाइम पहले ही क्रैश हो गया था। ये घोड़ा स्टैंड ना 800 मीटर की दूरी पर है मंदिर प्रेमाइसिस से। ये लात मार के उठा रहा है, ग्राहक पकड़ लिया ना फ़ोन पे इसने। देखो धुंध छा रही है। और वैसे वो बेहतर जानते हैं अपने वो घोड़ा कैसे संभालते हैं, हम क्या ही कमेंट करें इसके ऊपर। घोड़ा स्टैंड से मंदिर तक सब में ईजी है, मतलब पूरी चढ़ाई का समय ईजी पार्ट यही है। एकदम फ्लैट है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती आने जाने में। अगर आप पैदल यात्रा करना नहीं चाहते तो यहाँ पर 3 तरह के माध्यम है। ये देखिए कोई झरना था यहाँ पर। ये इतनी बर्फ़ गिरती है यहाँ पर कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। और जब मैं बात कर रहा था ना कि हम बादलों के नीचे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। देखो ये देखो सामने कितनी धुंध छा रही है। ये बादल है। ये 20-25 मीटर से आगे का दिख नहीं रहा। यहाँ घोड़ों कच्छरों का जाम लग गया। थोड़ी जगह मिलेगी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि सर्दियों में इतनी बर्फ़ गिरती है ना यहाँ पर, जो ये झरने हैं ना सर्दियों में बुरी तरह जम गए। और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और ये क्या है कि अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन अंदर से हॉलो है, खोखले अंदर से, तो काफ़ी रिस्की है इनके ऊपर चढ़ना। पीछे झरना बह रहा है क्योंकि ये उस फिनोमेना पे काम करते हैं जिस फिनोमेना पे इग्लू काम करते हैं। इग्लू होते हैं बाहर से ठंडे और अंदर से गर्म, और बाहर ठंड होने की वजह से ये जमे रह गए और अंदर गर्मी बढ़ी तो पिघल के बाहर निकल आए। इग्लू आपने देखे होंगे, बर्फ़ से बने हुए घर। और दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। देखो कितना पानी बह रहा है। झरने झरने उफान मार रहे पूरे, अपनी हाई स्पीड पे चल रहे हैं। और करीब 6.5 घंटे बिताने के बाद हम नीचे आ पाए। हालांकि जल्दी आ गए नीचे एवरेज स्पीड से तो। और फटाफट गौरीकुंड की तरफ पहुंचते हैं। उसके बाद सीधा गौरीकुंड से चलेंगे सोनप्रयाग शटल कैब लेके, फिर सोनप्रयाग से वॉकिंग डिस्टेंस से अपना सीतापुर।
देखा होगा कि पहले तो और नेक्स्ट डे हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ के लिए हमने यहाँ से कैब ली जो कि हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी। बाकी ये हमें और भी चीप पड़ सकती थी अगर हम बस लेते, लेकिन बस के लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना पड़ता और बस आपको लास्ट मिलती 12-1 बजे से पहले। अगर आप शाम को जल्दी पहुंच जाते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया यानी कि माणा आप यहाँ घूम सकते हैं, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा बद्रीनाथ से। अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप माणा घूम सकते हैं। बद्रीनाथ धाम 4 बड़े धामों में से एक धाम है जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जब हम देवप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ आते हैं तो बीच में जोशीमठ पड़ता है जिससे हम औली की तरफ निकल जाते हैं, और जोशीमठ से आगे जैसे आगे जाते हैं तो गोविंद घाट पड़ता है। गोविंद घाट से हमें वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए ट्रैक मिलता है। गोविंद घाट से 25 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ धाम पड़ता है। दोनों बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम विंटर्स में क्लोज रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। ऐसा लग रहा है कि मैं खाटू श्याम या वृंदावन की तरफ आ गया हूँ। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप 6 से 7 हज़ार के बजट में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम इजीली कवर कर सकते हैं। अब मैं 12 बजे के आसपास यहाँ से लोकल बस पकड़ूंगा जो कि हमें रात 11 बजे तक नेपाली फार्म ऋषिकेश उतार देगी। फिर ऋषिकेश से डायरेक्ट रात में बस पकड़ के सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 5 बजे हम दिल्ली उतर जाएंगे, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 400 रुपये। और जो बस यहाँ से मैं पकड़ूंगा उसकी कॉस्ट पड़ेगी ऋषिकेश तक की 600 रुपये के आसपास। आओ तो मैं गर्म कुंड के दर्शन कराता हूँ। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने से पहले हमने गर्म कुंड में स्नान किया, उसके बाद हमने दर्शन किए। भाप निकल रही है इसमें तो। मानसून में तो अलकनंदा रिवर का बहाव बहुत तेज हो जाता है। बद्रीनाथ धाम विष्णु जी का मंदिर है। दोनों ही धाम केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम मई से लेकर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और अर्ली वीक ऑफ नवंबर तक ओपन रहते हैं, क्योंकि 6 महीना ये नवंबर से लेकर मई तक क्लोज रहते हैं क्योंकि हैवी स्नोफॉल होती है यहाँ पर। और अगर हम क्राउड की बात करें तो मई और जून में हैवी क्राउड होता है और आपको भीड़ समय कम मिलती है अक्टूबर के महीने में। लेकिन अक्टूबर आते आते मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, माइनस में यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। जय श्री केदार, जय श्री बद्रीनाथ धाम।